हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार, सभी को आदाब। मेरा नाम प्रशांत। मैं आपके लिए फिर से एनसीईआरटी का हिस्ट्री क्लास जो लेक्चर नंबर 3 है वो आपके सामने लाया हूँ, जो आपका लेसन नंबर 2 है, जिसमें कि हम पढ़ेंगे आरंभिक मानव की खोज। अब इसमें आरंभिक मानव की खोज में हमको क्या क्या पढ़ना है, तो इस पर पहले एक बार ध्यान दे लेते हैं, इसको देख लेते हैं कि आरंभिक मानव की खोज में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आरंभिक मानव की खोज में पहले हम पढ़ेंगे आरंभिक मानव इधर उधर क्यों घूमते थे, फिर उनके बारे में जानकारी कैसे मिलती है, रहने की जगह निर्धारित जो हुई है या रहने की जगह जो उनकी मिली है, पूरा स्थल जो मिला है, तो वो कैसे, कहाँ पे और किन कारणों में मतलब कि स्थल को बनाया जाता था और किस क्षेत्र में थे, ये हम देखेंगे। फिर पाषाण औजारों का निर्माण जो किया जाता था वो कैसे किया जाता था, क्यों किया जाता था, इसके बारे में देखेंगे। और फिर आग की खोज के बारे में आज हम पढ़ेंगे। फिर बदलती जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। बदलती जलवायु जैसे कि अभी के वर्तमान में भी गंभीर एक समस्या बनी हुई है बदलती जलवायु, लेकिन एक देखेंगे हम लोग कि 12,000 साल पहले भी जो जलवायु परिवर्तन हुआ था तो उससे हमें क्या फ़ायदा पहुंचा था और मानव समाज पे क्या फ़ायदा मिला। फिर उसके बाद शैल चित्रकला देखेंगे, जो पत्थर पे चित्रकला उकेरी गई है भीमबेटका के गुफा में, उसके बारे में पढ़ेंगे। कुछ फ्रांस की भी बातों को देखेंगे, फ्रांस में कहाँ पे शैल चित्र मिला है उसके बारे में भी देखेंगे। और देखेंगे कौन क्या करता था, मतलब कि स्त्री पुरुष में कार्य का क्या बंटवारा था, या फिर स्त्री कुछ विशेष कार्य करती थी, पुरुष कुछ विशेष कार्य करते थे, या फिर दोनों एक ही कार्य करते थे। इन सब बातों को देखेंगे। तो पहले हम अपना चलते हैं बुक के ऊपर, जहाँ की बुक में देखते हैं कि बुक में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अपना नोट्स पे देखेंगे। इसी सीक्वेंस में हम लोग चलेंगे। पहले बुक पढ़ लिया जाएगा जो कंप्लीट होगा, लेकिन फिर नोट्स में देखेंगे कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं पढ़ते हुए। तो आरंभिक मानव इधर इधर क्यों घूमते थे इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे, इस बात को तो हम जानते हैं कि आरंभिक मानव जो है वो 20 लाख साल पहले से रहा करते थे। आज हम उन्हें किस नाम से पुकारते हैं? आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से। किस नाम से? आखेटक खाद्य संग्राहक। आखेटक मतलब कि शिकारी और खाद्य संग्राहक मतलब कि उत्पादक नहीं, खाद्य संग्राहक थे, ठीक है ना, मतलब कि बटोर करके खाना। संग्राहक यानी कि बटोरना, भोजन को बटोरना, ये शामिल है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे कर दिया जाता है, यहाँ आपका क्वेश्चन में आ जाएगा, सीएससी का क्वेश्चन या स्टेट पीएससी का क्वेश्चन में आएगा कि आरंभिक मानव आखेटक खाद्य उत्पादक थे। यहां दे दिया रहेगा पूरा पाषाण काल में आरंभिक मानव खाद्य आखेटक उत्पादक थे। तो ये वाला हो जाएगा गलत, इसलिए कि खाद्य उत्पादक नहीं, खाद्य संग्राहक थे पूरा पाषाण काल में। जब तक नव पाषाण काल नहीं आया तब तक जो आरंभिक मानव थे वो उत्पादक नहीं बन पाए थे, वो केवल संग्राहक बन करके रहे थे। तो इस चीज को ध्यान देना है कि जो उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले से रह रहे थे, हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। तो भोजन के इंतजाम करने की विधि के आधार पर इन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। अब ये चुनते क्या क्या थे, अब जैसे कि है देखिए, आखेटक में जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियां और चिड़ियां पकड़ते थे, इस कारण से इनका नाम आखेटक हुआ। और फिर फल मूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठा किया करते थे, इस कारण से इन्हें खाद्य संग्राहक के नाम से जाना जाता है। तो आखेटक के बारे में कि जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियां चिड़िया पकड़ते थे, और बाकी जो चुनते थे ये सब पेड़ पौधे, फल फूल या अंडे, तो इसके कारण से इनका नाम खाद्य संग्राहक पड़ा। हमारे उपमहाद्वीप जैसे गर्म देश में पेड़ पौधों की अनगिनत प्रजातियां मिलती है, ये बात तो सही है, अभी भी है प्रजातियां, बहुत सारे स्पीसीज आपको पेड़ पौधे के, जानवरों के, कीड़ों के, पशु पक्षियों के, सारे चीज के मिलते हैं, बहुत सारी प्रजातियां यहाँ मिलती है। और इसलिए पेड़ पौधों से मिलने वाली खाद्य पदार्थ भोजन के लिए अति महत्वपूर्ण स्रोत थे। खाद्य संग्राहक के लिए क्या था? आखेटक आरंभिक मानव के लिए इन पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ भोजन के लिए महत्वपूर्ण स्रोत था, ठीक है ना। इसलिए कि जंगली जानवर को पकड़ना उस समय आसान नहीं होता था,
ठीक है ना। मछली पकड़ना भी आसान नहीं होता था, चिड़िया पकड़ना भी आसान नहीं होता था। ये सब जो है ना शिकारी कम तौर पे शिकार कम किया हुआ करता था, लेकिन डेली अगर कुछ खाना हो तो उसके लिए पेड़ पौधे के ऊपर ज़्यादा निर्भर रहना पड़ता था। तो ऐसे में क्या है कि यहाँ देखिए, यहाँ दिया हुआ है ऐसे कई जानवर है जो हमसे ज़्यादा तेज़ भाग सकते हैं, बहुत से जानवर हमसे ज़्यादा ताकतवर भी होते हैं। जानवरों के शिकार चिड़िया, तो हम मछली को पकड़ने के लिए बहुत सतर्क, जागरूक और तेज़ रहना पड़ता है। तो जैसा कि हम बताए आपको कि जानवरों का शिकार करना आसान नहीं होता था, लेकिन पेड़ पौधों से खाना जुटाने के लिए यह जानना आसान होता था। और इसके बाद पेड़ पौधों से एक चीज़ और जानना जरूरी होता था कि कौन से पेड़ पौधे खाने योग्य होते हैं और कोई पौधे विषैले तो नहीं ना है। अगर विषैले खा लिया जाएगा तो उसका वहीं पे तुरंत मौत हो जाएगा। और साथ ही फलों के पकने के समय की जानकारी भी जरूरी होती थी, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देते रह गए, आरंभिक मानव ध्यान देते थे, थोड़ा बहुत सीखते गए और भी मतलब कि निपुण होते गए इस चीज़ में, संग्राहक के रूप में। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखते हैं कि आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमने रहने के पीछे कम से कम 4 कारण होते थे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे घूमते, इधर उधर घूमते क्यों थे, इस जगह इसका बात हो रहा है ना। तो आखिर घूमते क्यों थे, तो इसके 4 कारण थे। पहला कारण क्या था कि एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों, जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। उस समय क्या है कि आप अगर एक ही जगह पे, हमको क्या करना है, वहाँ पे खाना है, वहाँ तो उत्पादन तो कर नहीं रहे हैं या स्टोरेज भंडारण तो नहीं हो रहा है, तो जो है सामने में उसको खा लेना है और ख़त्म करना है। अगर मान लीजिए उस टाइम में आरंभिक मानव के कोई स्त्री अगर अंगूर के पेड़ के पास खड़ी रहेगी, ठीक है ना, या फिर मान लीजिए जामुन के पेड़ के पास खड़ी है, उसको दिख गया जामुन का पेड़, तो वो चाहेगी ना कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जामुन खा लें, ठीक है ना। उसको बचा करके नहीं रख सकती थी, इसलिए कि उससे पहले ना वहाँ पे बंदर आकर के या और कुछ जानवर आकर के उसको कहीं चट न कर जाए, इसके कारण से वो ठूस ठूस करके खाती थी, ठीक है ना। तो और जैसे है अभी भी ये सब कारण आपको पता चलेगा कि हम लोग ठूस के क्यों खाते हैं। अभी भी हम लोगों का क्या है कि बर्गर हो या और कुछ हो, तो क्या मतलब कि कुछ भी खाना हो तो हम लोग एक बार पेट भर लेते हैं, साथ में जेब में थोड़ी लेकर के घूमते हैं। तो ये है, तो उस समय तो भंडारण का कोई ये नहीं था, अभी तो हम भंडार कर सकते हैं कम से कम। तो उस समय क्या था कि पेड़ पौधे आसपास के खत्म हो जाते थे और फिर उनको एक जगह से दूसरे जाना पड़ता था, दूसरी जगह जाना पड़ता था भोजन की तलाश में। फिर दूसरा कारण क्या है जो घूमते फिरते थे, तो देखिए यहाँ अपने जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन की और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। अब देखिए जानवर अगर जा रहा है ना तो उसके साथ साथ आरंभिक मानव भी उनके साथ साथ चले जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी पीछे पीछे जाया करते होंगे। तो जानवरों का शिकार जो भी करते थे आरंभिक मानव, तो उसके पीछे अगर वो जानवर जा रहा है अगर दूसरे क्षेत्र में, तो वो भी उसके साथ पलायन कर जाएंगे। तो ये एक कारण है, मतलब कि दूसरे कारण ये वाला हो गया कि जानवरों के कारण। फिर अब तीसरा कारण आएंगे हम लोग, तीसरा कारण देखते हैं। तीसरा कारण क्या था घूमने फिरने का, तो तीसरा कारण यह है कि पेड़ पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे, ठीक है ना। आप देखिए मौसम एक अन्य कारण है, तीसरा कारण में मौसम है। मौसम जैसा रहेगा उस हिसाब से काम हो जाएगा। अगर मान लीजिए फल पकने में देर है तो वो तब तक थोड़ा दूर कहीं चला जाएगा, ठीक है। या फिर अन्य उस जगह के मौसम अगर अनुरूप है, उस दूसरे क्षेत्र के मौसम अगर आरंभिक मानव के रहने अनुरूप है या उसके भोजन के अनुरूप है, तो वो वहाँ से पहले वाले स्थान से उस अनुरूप स्थल पे चला जाएगा, ठीक है ना, उपयुक्त रहेगा उसके लिए। तो इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। तो ये एक कारण हो गया, मतलब कि तीसरा कारण मौसम हो गया। फिर चौथा कारण क्या है कि पानी, चौथा कारण है पानी। तो पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता, और पानी झीलों, झरनों और नदियों में ही मिलता है, ठीक है ना। अब पानी तो झील, झरना और नदी में ही मिलता था पहले। तो यहाँ देख रहे हैं कि कुछ के साथ क्या है, हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। अब क्या है, फल फूल काटने के लिए यूज होता ही था, हड्डी और मांस काटने के लिए, पेड़ की छाल और जानवरों की खाल काटने के लिए यूज होता ही था। तो साथ ही हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर, देखिए हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार तैयार करते थे।
तो इनोवेशन हो गया। अब उसके बाद क्या हो गया, उसी में रिसर्च होना शुरू हो गया कि मतलब और उससे क्या यूज किया जा सकता है और उसका क्या नया यूज किया जा सकता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि आरंभिक मानव में किस प्रकार से औजारों का यूज होना शुरू हुआ, औजारों को किस तरह यूज किया गया। फिर कुछ औजारे से लकड़ियाँ काटी जाती थी और लकड़ियों का उपयोग भी देखिए यहाँ ईंधन और झोपड़ियाँ बनाने और औजार बनाने के लिए किया जाता था। मतलब 3 काम और था जिसकी लकड़ी मतलब कि जिसके लिए काटा जाता था। तो ईंधन का काम है, झोपड़ियाँ और औजार का काम है लकड़ियों का। आप यहाँ देख रहे हैं जैसे कि ये छोटे औजार हो गए। औजार से क्या है, यहाँ पे देखिए काटा जा रहा है, पेड़ काटा जा रहा है। और ये देखिए चमड़े के खाल को इसमें छेद किया जा रहा है, जिसके कारण से इसमें लगा करके लत या फिर कुछ और का उपयोग कर इसको पहनने के रूप में यूज किया जा सके। ठीक है, अब आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे कि औजारों के उपयोग या किस तरह से हुए। तो इसके बाद यहाँ रहने की जगह निर्धारित है। तो पहले हम इस जगह देख लेते हैं नोट्स में। तो पुरातत्वविदों को पत्थरों के औजारे मिलते थे। संभवतः पत्थर, लकड़ी और हड्डियों का औजार बनाते थे। उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों बांस काटने के लिए किया जाता था। पेड़ की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ हड्डियों लकड़ियों में मुट्ठों लगाकर बांस जैसे हथियार तैयार किए जाते थे। और लकड़ियों का उपयोग ईंधन, झोपड़ियाँ, औजारों के लिए किया जाता था। ये सब आपको आरंभिक मानव के बारे में जानकारी जो मिलती है, यही सब जानकारी मिलती है। फिर अब देखेंगे हम लोग रहने की जगह निर्धारित करेंगे। आरंभिक मानव के रहने की जगह निर्धारित करेंगे। तो हम आपको यहाँ पे नोट से ही बता रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद पढ़ लेंगे, नोट से थोड़ा सा यहाँ लिस्टेड किया हुआ है, तो इससे आपको याद करने में भी आसानी होगा। तो ये स्थल जो है ना, पूरा पाषाणिक पूरा स्थल है, नवपाषाणिक पूरा स्थल है, महापाषाणिक पूरा स्थल है और आरंभिक गांव भी इसमें शामिल है। तो हम पहले देखेंगे पूरा पाषाणिक स्थल, जो सबसे पूरा पाषाणिक मतलब कि पूरा मतलब प्राचीन होता है। तो सबसे प्राचीन जो पाषाणिक स्थल था, तो उसके बारे में उसको देखेंगे कहाँ पे है। तो आप यहाँ जानते हैं जैसे कि इस जगह नर्मदा नदी है, तो इस जगह आरंभिक मानव यहाँ आकर के रहे थे। तो ये आप देख रहे थे ना, पिछले अध्याय में हम लोगों ने देख चुका था कि नर्मदा नदी के घाटी के किनारे आरंभिक मानव बसा करते थे। तो ये इलाका आप जो देख रहे हैं, इस जगह भीमबेटका है ना, भीमबेटका देख रहे हैं इस जगह, ये भीमबेटका है। तो भीमबेटका में आरंभिक मानव रहा करते थे, ठीक है ना। तो आरंभिक मानव भी यहाँ रहा करते थे। इसके बाद हुसगी में रहा करते थे। ये हुसगी आपका इलाका एक और है, हुसगी में रहा करते थे। और एक कुरनुल गुफाएं थे। ये 3 स्थल जो है ना, पूरा पाषाणिक स्थल है, पूरा पाषाणिक पूरा स्थल है। और ये कुरनुल की गुफा में आग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, आग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। यहाँ पे राख का, पुरातत्वविदों को यहाँ राख मिला हुआ है, ठीक है। तो आग का साक्ष्य है यहाँ पे कि आग जो है ना, मतलब राख का साक्ष्य है, जिससे पता चलता है कि आग का यहाँ पे उपयोग किया जाता था। तो अब कहिएगा कि राख को देख करके आग कैसे पता चलेगा, राख है तो आग वहाँ जलेगा। लेकिन ये क्या है ना कि इसका कार्बन डेटिंग मतलब कि तरीके से पुरातत्वविद क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को अगर जांचना हो वो कितना पुराना है, तो कार्बन डेटिंग पद्धति का उपयोग करते हुए पता करते हैं कि ये राख जो है अगर मिला है ना, तो ये कितना पुराना है, किस समय जला होगा। तो उस डेटिंग से पता चलता है कि ये राख जो है पूरा पाषाणिक समय में जला हुआ था, ठीक है। अब ये कहाँ पे मिल रहा है, कुरनुल के गुफा में। तो पूरा पाषाणिक पूरा स्थल में कौन कौन हो गया, एक भीमबेटका हो गया, एक हुसगी हो गया और एक कुरनुल गुफा है। तो ये तीनों याद रखना है आपको। अब उसके बाद हम देखेंगे नवपाषाणिक स्थल। नवपाषाणिक स्थल आपको स्थल ज़्यादा मिलेंगे, तो हमारे भारत में नवपाषाणिक स्थल ज़्यादा हैं। तो देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ हम देखेंगे पहले उत्तर पश्चिम से होते हुए देखेंगे, उत्तर दिशा की ओर से होते हुए देख रहे हैं कि एक तो मेहरगढ़ है, जो अभी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के पास है, मेहरगढ़। और एक फिर यहाँ पे आपको पता था कि यहाँ पे गेहूँ जो मतलब कि उपजाया गया था 8000 साल पहले ही, बस्ती यहाँ लगभग में बस गया था। तो उसके बाद फिर बुरजहोम हम देख रहे हैं। बुरजहोम में क्या है कि
पढ़े थे इसके पहले पिछले वाले अध्याय में पढ़े थे कि भुर्ज नाम के, जो जम्मू कश्मीर के भुर्ज नाम के बुर्जहोम में भुर्ज नाम का पेड़ था, इसके पत्ते से क्या बनाया जाता था? पांडुलिपि। क्या है? पांडुलिपि बनाया जाता था। पांडुलिपि जो बनाया जाता था ये क्या था हम लोगों के लिए, पुरातत्वविदों के लिए, या हम लोगों के लिए क्या था? स्रोत के रूप में, सोर्स है। ठीक है ना? किस चीज़ के लिए? जानकारी के लिए, इतिहास के जानकारी के लिए पांडुलिपि एक मुख्य स्रोत है। तो पांडुलिपि किसे तैयार किया जाता था? भुर्ज के पत्ते से, भुर्ज नामक पेड़ के पत्ते से। तो ये बुर्जहोम, ये आप दो देख चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कि मेहरगढ़ हो गया, बुर्जहोम हो गया। अब यहाँ पे बिहार में चिरांद है, तो चिरांद में भी क्या है? जो नवपाषाणिक स्थल है वो उसका पूरा स्थल है। ठीक है ना? फिर उसके बाद आसाम त्रिपुरा के बॉर्डर के पास दाऊजली हेडिंग में, ये भी नवपाषाणिक पुरा स्थल है। मध्य प्रदेश में कोल्डीवा और महागढ़ा दो स्थल है, दो पुरा स्थल है, जो कि कोल्डीवा और महागढ़ा है। नवपाषाणिक काल का नवपाषाणिक पुरा स्थल है। ठीक है? फिर उसके बाद दक्षिण में जाएंगे तो हल्लूर में, ये आपका कर्नाटका में है। फिर पेयमपल्ली, पेयमपल्ली ये आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से के इलाके में है। तो पेयमपल्ली हल्लूर हो गया दक्षिण में, और नॉर्थ में इसमें ईस्ट साइड में, मतलब कि पूर्व में दाऊजली हेडिंग है। फिर उसके बाद इसमें बिहार में चिरांद है, मध्य प्रदेश में कोल्डीवा महागढ़ा है, और फिर उत्तर के ओर में बुर्जहोम, और इधर पाकिस्तान में मेहरगढ़ है। ठीक है? तो ये सब क्या है? नवपाषाणिक पुरा स्थल। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, इसलिए कि इसका क्वेश्चन कैसे बनता है आपको थोड़ा सा बता देते हैं। इसका क्वेश्चन जो बनेगा ना कि CSC दे देगा, इसका क्रम दे देगा। ठीक है ना? और फिर बोलेगा इस क्रम को, सही क्रम को चुने, मतलब कि 4 ऑप्शन दे देगा इस प्रकार से, और बोलेगा कि इसमें सही क्रम चुने। ठीक है ना? कि कौन सा नवपाषाणिक है या फिर कौन सा पूरा पाषाणिक है। इस तरह का नाम दे करके आपको कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है। ठीक है? तो इसका ध्यान में रखिएगा कि नाम में कहीं गड़बड़ी नहीं हो। मेहरगढ़ बुर्जहोम, फिर उसके बाद चिरांद दाऊजली हेडिंग, फिर उसके बाद कोल्डीवा महागढ़ा, फिर हल्लूर और पेयमपल्ली, ये सब आपके नवपाषाणिक पुरा स्थल हैं। फिर उसके बाद आएंगे महापाषाणिक पुरा स्थल पे। महापाषाणिक पुरा स्थल कहाँ कहाँ है? एक ब्रह्मगिरी हो गया और एक आदिचलनूर हो गया। एक ब्रह्मगिरी हो गया और एक आदिचलनूर हो गया। ये दोनों क्या है? ये दोनों आपके महापाषाणिक पुरा स्थल है। ये दोनों आपके महापाषाणिक पुरा स्थल है। ठीक है? फिर आगे देखेंगे आरंभिक गांव कहाँ है? तो आरंभिक गांव एक ही है, और वो है इनाम गांव। क्या है? इनाम गांव। तो इनाम गांव को देख लीजिएगा आप कि आरंभिक गांव है। ठीक है? अब देखिए इसका नाम तो याद करना ही पड़ेगा, और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही पूरा स्थल है जो अभी मार्किंग किया हुआ है या मैप में जो दिया हुआ, बस इतना सा ही पूरा स्थल नहीं है। पूरा स्थल और भी है। ये मेजर सब हुआ, और माइनर सब भी बहुत सारे हैं। ठीक है? माइनर सब बहुत सारे हैं, तो इसलिए मतलब कि ये मेजर सब है जिससे कि एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए यहाँ पे मैप में जो NCERT यही है कि NCERT आपको बताता है कि एग्जाम में हम ही आएंगे और कोई नहीं आने वाला, और आएगा लेकिन करंट अफेयर से आएगा। फिर स्टैंडर्ड बुक से आते हैं बहुत सारी बातें, लेकिन NCERT जो है ना बेसिक आपका है कि बहुत सारे क्वेश्चन NCERT से ही, इसलिए 40% पूछे जाते हैं, 50% पूछे जाते हैं इसी कारणवश से। ठीक है ना? तो किसी भी इससे जो है आप NCERT का किसी भी बात को आप अनइम्पॉर्टेंट नहीं समझिए, सारा बात इसका इम्पॉर्टेंट ही है। ठीक है? और खासकर मैप वगैरह सब इलाका तो इसका सबसे मस्ट है कि मैप जो है ना, मैप से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो आपका यहाँ नीचे दिया हुआ है, लिस्ट कर दिए हैं। पूरा पाषाणिक स्थल भीमबेटका MP में, फिर उसके बाद हुसगी कर्नाटक में। ठीक है? हुसगी कर्नाटक में। कुरनूल गुफाएं आंध्र प्रदेश में। आग का आविष्कार ये भी दे दिए हैं। फिर उसके बाद नवपाषाणिक पुरा स्थल में बुर्जहोम, मेहरगढ़, चिरांद, दाऊजली हेडिंग, कोल्डीवा, महागढ़ा, हल्लूर, पेयमपल्ली। महापाषाणिक पुरा स्थल ब्रह्मगिरी, आदिचलनूर। आरंभिक गांव इनाम गांव।
आधुनिक नगर है, आधुनिक नगर तो जानते ही हैं, इससे क्वेश्चन नहीं बनता है, बस आपको ये मैप में दिया हुआ था इस कारण से लिख दिए थे। फिर अब क्या है, हम लोग थोड़ा सा देखते हैं अब मैप इससे बुक से, ठीक है ना। तो यहाँ किताब में भी बताया गया है कि इसके अलावा भी और भी कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे, ठीक है ना। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं, कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए थे। तो ये आप देख रहे हैं जैसा कि यहाँ भी बहुत सारा जो भी है लगभग में सारा नदी के पास ही है, इस जगह तो बहुत सारे नदी है ही, फिर यहाँ भी नदी है, फिर यहाँ भी नर्मदा नदी देख रहे हैं, इस जगह गंगा नदी हो गई, इस जगह आपका ब्रह्मपुत्रा की बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ हैं, और इधर आपका इमाम गांव के पास हो गया गोदावरी नदी, फिर यहाँ हुसगी और कुरनूल में कृष्णा नदी है, फिर कावेरी नदी के पास है पेयमपल्ली हल्लूर। तो छोटे छोटे बेसिन्स आपको यहाँ पे मिलेंगे ही, ठीक है ना। तो कोई भी आरंभिक मानव जो भी बसते थे ना लगभग, तो पानी की उपलब्धता उनको खींच लाती थी कहीं से भी, ठीक है ना। तो पानी की उपलब्धता खींच लाती थी, और पानी की उपलब्धता रहती थी, इस कारण से वो उस जगह कुछ दिन तक बस भी पाते थे, अन्यथा वो दूसरे जगह के लिए प्रस्थान कर जाते, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं कि चूंकि पत्थर वो उपकरण, तो चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते जहां अच्छे पत्थर मिल सके। अब देखिए औजार बनाना है, अगर आपको अगर औजार बनाना है तो क्या करना होगा, और वो भी खासकर पत्थर का औजार बनाना हो, तो पत्थर का औजार बनाने के लिए क्या कीजिएगा, पत्थर अच्छा सब चुनिएगा, है ना। तो और ये कहाँ उपलब्ध मिलेगा, जहाँ उपलब्ध मिलेगा आप वहाँ पहुँचिएगा, ठीक है ना। तो पहाड़ या फिर पहाड़ी इलाका में, और जहाँ लोग पत्थरों से औजार बनाते थे ना, उस जगह मतलब कि उस जगह के स्थान को उद्योग स्थल कहते थे। अब क्या है कि अगर पत्थर का औजार बना रहे हैं तो एक औजार बनाने में हो सकता है कि 3-4 पत्थर का यूज हो जाए, है ना। कहीं से कोई कुछ टूट गया, कोई शेप नहीं बन पाया, या और किसी तरह से टुकड़ा हो गया वो, और बना आधा, उसके बाद कहीं से टूट गया जिससे पकड़ने में दिक्कत होने लग गई। तो इस कारण से क्या हो गया, उस जगह आपका उपकरण आधा बना हुआ उपकरण बहुत सारा उस जगह मिलेगा, तो वो जो वहीं छोड़ करके चले जाते थे। तो ये पुरातत्वविदों को मिले हैं, और वही तो हो गया अवशेष जो मिला ना, तो उसी से तो बहुत सारा जानकारी मिलता है। तो आमतौर पर हमें ऐसी जगहों पर पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं, और ऐसे उपकरण मिलते हैं जिन्हें लोग इन स्थलों पर छोड़ गए होंगे क्योंकि वे ठीक से नहीं बने होंगे, ठीक है। साथ ही औजार बनाने के बाद पत्थरों के टूटे फूटे टुकड़े भी इन्हीं स्थलों पर मिलते हैं। कभी कभी लोग इन स्थलों पर कुछ ज़्यादा समय तक लिए रहते थे, ऐसे स्थलों को आवासीय और उद्योग स्थल कहते थे। अब देखिए आवासीय यहाँ क्यों कहा, ये आपका यह है कि वहाँ तो पत्थर से ये बनाता था, औजार बनाता था, फिर आवासीय कहने का क्या जरूरत है। तो आवासीय कहने का मतलब है कि अगर वहाँ पे गया, अगर उसको कुछ भोजन का उपलब्धता मिल रहा है, पानी का उपलब्धता मिल रहा है, औजार बनाने के लिए पत्थर का उपलब्धता मिल रहा है, और ऊपर से आपका सुरक्षा भी थोड़ा सा मिल पा रहा है, तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे उस जगह जब तक भोजन खत्म नहीं हो, पानी खत्म नहीं हो, तब तक तो कम से कम वो वहाँ रहेगा ही ना। तो कुछ ज़्यादा समय तक रहता था, जिसके कारण और वहीं पे पत्थर का औजार भी बनाना शुरू करता था। तो इस कारण से उस जगह को आवासीय भी कहा जाता है, और उद्योग स्थल कहता है ये पत्थर जहाँ पे मिलता है। ये जैसे इलाका आप देख रहे हैं, ये भीमबेटका का है, ठीक है ना। अब ये देखिए इस जगह, ये जो आप देख रहे हैं, है ना, ये मानवों के रहने के लिए एक प्राकृतिक आवास है ना। ये क्या है, प्राकृतिक आवास। तो ये प्राकृतिक गुफाएं हुई, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये भीमबेटका का इलाका है। अब आगे थोड़ा सा देखते हैं कि पूरा स्थल किसे कहते हैं, ठीक है। तो पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसे वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। तो ये अवशेषों के लिए, अवशेष जो है ना, ये अवशेष मिलते हैं जहाँ पे उसको पूरा स्थल कहते हैं, ठीक है ना। तो नवपाषाणिक स्थल हुआ, पूरा पाषाणिक पूरा स्थल हुआ, ये सब क्या है, यहाँ पे औजार, बर्तन, इमारतों जैसे वस्तुओं के अवशेष मिले हैं, ठीक है ना। अवशेष मिले हैं, पुरातत्वविद उसका निरीक्षण करते हैं, तो वो उस इलाके को पूरा स्थल कहलाता है, ठीक है, जहाँ पे ये सब मिलते हैं। तो ऐसे वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था, बाद में वो वहीं छोड़ करके चले गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र के नदी के तल में भी पाए जाते हैं।
अब कहिए कि ठीक है ज़मीन के ऊपर मिला ये मानते हैं, अंदर मिला ये तो हम जानते हैं, फिर कभी कभी समुद्र और नदी के तल के बारे में कैसे बता रहा है? तो नदी के तल के बारे में या समुद्र के बारे में इसलिए बता रहा है कि मान लीजिए कहीं नदी का रास्ता ऐसे जा रहा है, ठीक है ना, पूरा पासनिक स्थल है इस जगह, ठीक है ना, पूरा पासनिक स्थल है जहाँ पे आरंभिक मानव रहते होंगे इस जगह। अब इस जगह रहते हैं, यहाँ आपको औजार मिले, बर्तन मिले, इस जगह मिले, ठीक है, तो कुछ क्या हो जाता है, कुछ खराब हो जाता है, वो मतलब कि इस जगह मतलब कि इस जगह से थोड़ा बाढ़ आ गया या और कुछ हो गया तो वो बह करके हो सकता है इसमें चला गया हो, इस जगह के आसपास में कहीं चला गया हो। फिर उसके बाद मान लीजिए कि वो समुद्र में धीरे धीरे बहते बहते चला गया। और अगर मान लीजिए कभी भूकंप आया, नदी का रास्ता कभी पलट गया, तो वो हो सकता है कि ये नदी का रास्ता इस जगह से इस जगह आ गया हो, तो ये ऐसा हो सकता है। तो इसलिए समुद्र और नदी के तल में भी मिल जाता है पूरा स्थल। तो ये सोचना नहीं है कि पूरा पासनिक स्थल केवल नदी यहाँ पे ज़मीन पर भी पाया जाएगा, ठीक है ना, ये आपका नदी और समुद्र के तल में भी पाया जा सकता है, ठीक है। अब पाषाण औजारों का निर्माण कैसे किया जाता था, ठीक है ना, पाषाण औजारों का निर्माण कैसे किया जाता था? तो दो तरीकों से किया जाता था, एक पत्थर से पत्थर टकराते थे और दूसरा दबाव सल्क तकनीक द्वारा। दबाव सल्क, एक देखिए ये पत्थर से पत्थर टकराना हो गया, ठीक है, ये देख रहे हैं इस जगह का शेप जो है निकालना है, तो यहाँ से पत्थर से मार रहे हैं पत्थर, ये पहला हो गया, पहला तकनीक हो गया। फिर दूसरा कहिएगा दबाव सल्क तकनीक क्या है, बड़ा हार्ड नाम लगता है दबाव सल्क तकनीक। तो ये कुछ नहीं है, आप देखते होंगे बाजार में जो हसिया या फिर आपका और कुछ जो ये धार बनाया जाता है या पीटा जाता है, मतलब कि लोहे को लोहार वगैरह सब जो करते हैं, तो उसमें देखिएगा कि वो इस जगह एक मतलब कि लोहे का रखा हुआ रहता है बड़ा ऐसा, और उसके ऊपर हसिया रख करके ऊपर से हथौड़ी से वार करते हैं उसको शेप बनाने के लिए। तो दबाव सल्क तकनीक यही है, यही था आरंभिक में। इसलिए आरंभिक मानव लोग बड़े पत्थर पे एक जिसका औजार बनाना है उस पत्थर को यहाँ रख दिए और उसके बाद हथौड़ी नुमा पत्थर से या पत्थर से ही उसका शेप बनाते थे, तो इसी को दबाव सल्क तकनीक कहा जाता था, ठीक है। तो ज़्यादा इसमें नहीं जाना है, एग्जाम्पल समझना है, ठीक है ना, कि पत्थर से पत्थर टकराना आपको पता है, दबाव सल्क तकनीक क्या है, एग्जाम्पल से समझिए, समझ में आना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आग की खोज देखेंगे। आग की खोज क्या है? कुरनूल गुफा। कुरनूल गुफा अभी बता चुके थे आपको कि कुरनूल गुफा में आग की खोज के यहाँ राख के अवशेष मिले हैं, ठीक है ना। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल किस में होता था? उपयोग उस समय में उपयोग, अभी तो बहुत सारे उपयोग हैं, है ना, लेकिन उसमें से खाना बनाना तो आप जान ही रहे हैं कि सबसे ज़्यादा उपयोग है। फिर यहाँ पे और क्या है? प्रकाश के लिए, ठीक है ना, आग का उपयोग प्रकाश के लिए, मांस पकाने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। ये तीन काम ना महत्वपूर्ण था, तीन उपयोग महत्वपूर्ण था किसका? आग का। अब कहिएगा मांस पकाने के लिए आपका कुछ एग्जाम्पल हम बताते हैं कि आप सिर्फ आग का आविष्कार क्या किया ना, आग का आविष्कार, आग का जो उपयोग होने लगा तो उससे क्या हुआ पता है आपको? आरंभिक मानव की आयु बढ़ गई थी, आरंभिक मानव की आयु बढ़ गई थी। पहले आरंभिक मानव का औसतन आयु था 30 से 35 वर्ष, मात्र इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं, औसतन आयु, ठीक है ना। इसलिए कि जो कच्चा मांस खाते थे ना, ये कच्चा मांस जो खाते थे तो कच्चा मांस पचा नहीं सकते थे, ठीक है ना। जो इनका स्वस्थ पेट और स्वास्थ्य पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता था। फिर उसके बाद पका के मांस खाने के बाद पाचन तंत्र का सहयोग मिला, तो पका मांस से क्या हो गया? उनका पाचन क्रिया अच्छे से काम करने लगा, पाचन क्रिया अच्छी हो गई, स्वास्थ्य भी अच्छा रहने लगा, तभी उनके औसत आयु में वृद्धि हुई, ठीक है ना। तो आग का उपयोग क्या कर दिया गया? मानव को थोड़ा सा और ज़्यादा समय के लिए जीवित रखने लग दिया। तो ये सब आग के मतलब की खोज के कारण ही संभव हो पाया। फिर उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, तो बदलती जलवायु पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये आज नहीं कल करेंगे, अभी नोट्स में आपका बस वही है, छोटा सब चीज़ है, ज़्यादा कुछ है नहीं, तो आप इसको एक नज़र मार लेते हैं बस, कि उद्योग स्थल जहाँ लोग पत्थरों से औजार बनाते थे उद्योग स्थल कहलाते हैं, और आवासीय स्थल भी कुछ ज़्यादा वक्त के लिए वहीं रहते थे, तो इस कारण से आवासीय भी कहते हैं। गुफाओं में रहने का कारण क्या क्या था? बारिश, धूप, हवा से राहत, ठीक है ना। गुफाओं में रहने का कारण क्या है? बारिश, धूप, हवाओं से राहत।
प्राकृतिक गुफाएं जो है ना, ये देखिए, ये आपका यहाँ पे है प्राकृतिक हवाएं विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में नर्मदा घाटी के पास। ये तो आप जान ही रहे हैं कि इस जगह प्राकृतिक गुफाएं मिलती थी, ठीक है ना। तो इस कारण से यहाँ आकर के पूरा स्थल क्या होता है कि जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसे वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, ठीक है, अवशेष मिलते हैं, और जमीन के अंदर, ऊपर, और कभी कभी समुद्र नदी के तल में भी पाए जाते हैं पूरा स्थल, ठीक है ना। पाषाण औजार के निर्माण क्या है, दो तरीके से, एक पत्थर से पत्थर टकराना, एक दबाव सल्क तकनीक। आग की खोज कुरनूल की गुफा के राख के अवशेष के पास मिली है। उपयोग क्या क्या है, प्रकाश के लिए, मांस पकाने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे बदलती जलवायु, ठीक है ना। तो बदलती जलवायु देखेंगे, नाम और तिथियां देखेंगे, ये सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही, ठीक है। तो शेयर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा तो थोड़ा सा सपोर्ट हमको मिलेगा और मेरा मोटिवेशन थोड़ा सा इंक्रीज़ होगा। और अब देख रहे हैं कि अलग से भी जानकारी दे रहे हैं, और आपके लिए हम ये भी तैयार किए हैं, कुछ क्वेश्चंस भी लेकर के आए हैं जो नेक्स्ट क्लास में आपको दिखाएंगे। तो सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर किसी तरह की कुछ बात पूछनी हो तो कमेंट कीजिए। चलिए ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।